नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो पिछले 2 दिनों से जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो देखिए सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो जो प्रीवियस क्लास हुई है इसमें हमने फार्मास्यूटिक्स के स्टरलाइजेशन जो चैप्टर है उसका हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया है। और देखिए अभी जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो एनएचएम की जो वेबसाइट है वो वहाँ पे आ चुका है। तो देखिए ये मॉक टेस्ट आपका कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। ये मॉक टेस्ट जो है ये आपका कोई एग्जाम नहीं है, ये बेसिकली एक तरह का डेमो है, ठीक है। और इस डेमो से आपको पता चलेगा कि आपको अपना जो सीबीटी मोड का एग्जाम होने वाला है एनएचएम का, इसको आपको कैसे देना है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अपनी लाइफ में पहली बार सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्योंकि देखिए कोई भी एग्जामिनेशन होता है वो आपका पेन पेपर से होता है, लेकिन पहली बार जो है ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। तो वहाँ पे आपको आंसर वगैरह कैसे देना है, आपको उस पेज पे लॉगिन कैसे करना है, तो ये सभी बातें जो हैं वो आप डेमो के माध्यम से आप जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एजेंट्स दैट यूज्ड इन गैसियस स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए स्टरलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जो प्रीवियस वीडियो है हमने उसमें जाना था, और मैंने आपको स्टरलाइजेशन का क्लासिफिकेशन जो है वो भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्टरलाइजेशन ये आपका फिजिकल साथ में केमिकल और मैकेनिकल जो है ये इसको हम यहाँ पे 3 हेडिंग में इनको हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है आपका केमिकल, ठीक है, आपका दूसरा है केमिकल और एक होता है मैकेनिकल, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हम इसको यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद इनका भी जो क्लासिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे केमिकल मेथड है और एक हमारा यहाँ पे जो है वो हमारा यहाँ पे केमिकल मेथड दिया गया है, साथ में मैकेनिकल मेथड और फिजिकल मेथड जो है ये सभी यहाँ पे स्टरलाइजेशन के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे गैसियस स्टरलाइजेशन होता है इसमें कौन सा ऐसा केमिकल्स है जिसका कि जो यूज है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया फॉर्मेल्डिहाइड, एथाइलिन ऑक्साइड एंड बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ठीक है। तो इन तीनों एजेंट्स का जो है वो यूज किया जाता है कहाँ पे, गैसियस स्टरलाइजेशन में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि द फिल्टर्स दैट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन आर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फिल्टर है जिसका कि यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो देखिए स्टरलाइजेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने प्रिपरेशन बनाया है, हमने कोई भी इंजेक्शन बनाया है, हमने कोई भी आई ड्रॉप बनाया है, उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि आपका फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए जो है हम स्टरलाइजेशन का जो यूज है वो करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम सभी अपने घरों में क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं, और चाय पीने से पहले उस चाय को हमें छन्नी के माध्यम से उसको हमें छानना होता है, ताकि जो उसकी यहाँ पे चाय पत्ती है वो उस छन्नी में निकल जाए और चाय हमको नीचे बिल्कुल साफ सुथरी जो है वो हमें देखने को मिल सके, ठीक है। तो ठीक इसी प्रोसेस का जो है वो यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन में, और इसके लिए बहुत सारे से फिल्टर्स हैं जिनका कि जो यूज है वो किया जाता है। कौन कौन से ऐसे फिल्टर हैं, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सिरेमिक फिल्टर, सीड्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि इन सभी जो फिल्टर है इनका यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में। तो ये सभी बेसिकली क्या है, ये सभी एक तरह के फिल्टर है, ठीक है। सिरेमिक फिल्टर, सीड्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, तो इनका जो नाम है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिरेमिक फिल्टर आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे सिरेमिक फिल्टर होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन दिया गया है कैंडल फिल्टर, सीड्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कैंडल फिल्टर। तो देखिए अगर आपके घरों में आरओ लगा हुआ है, ठीक है, अगर आपके घरों में आरओ लगा हुआ है तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि उसमें एक फिल्टर सिस्टम लगा होता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। इस तरह का जो यहाँ पे फिल्टर सिस्टम है वो आपके आरओ के मशीन में जो है वो यहाँ पे लगा होता है, और ये आपको वाइट कलर का जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये इसका जो इसका यहाँ पे कलर है ये दूसरा कलर भी हो सकता है, लेकिन ये आपको जनरली जो है ये आपको वाइट कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कैंडल फिल्टर जो है इसको हम कहते हैं। और ये बेसिकली बना होता है पोर्सेलिन का, ठीक है। ये हमारा बना होता है पोर्सेलिन मटेरियल का। ये हमारा पोर्सेलिन या फिर किसुलगर एक मटेरियल होता है, ठीक है, किसुलगर ये इसका बना होता है, ठीक है। किसुलगर जो है ये एक मटेरियल होता है, ये बेसिकली इसी का बना होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, इससे भी यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि
तो देखिए जो हमारे यहाँ पे सिरेमिक फिल्टर है इसको हम कैंडल फिल्टर भी कहते हैं, ये इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेड फ्रॉम, ठीक है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्टर है ये किसका बना होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर किसका बना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सेलुलोज नाइट्रेट, बोरोसिलिकेट, किसुलगर एंड एस्बेस्टॉस, ठीक है। तो देखिए जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर होता है ये हमारा सेलुलोज नाइट्रेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर होता है ये हमारा किसका बना होता है, ये हमारा सेलुलोज नाइट्रेट का ये फिल्टर हमारा बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर इज ऑब्लिक आर, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि सिरेमिक फिल्टर, सीड्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए सिरेमिक फिल्टर हो गया, सीड्स फिल्टर हो गया, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर हो गया, सिंटर्ड मेटल फिल्टर हो गया, ये सभी जो होते हैं ये सभी बैक्टीरिया प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम पानी लेते हैं, ठीक है, अगर हम वाटर लेते हैं और अगर हम इन वाटर को इन फिल्टर के माध्यम से पास कराते हैं तो इस वाटर के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी बैक्टीरिया होंगे वो फिल्टर के ऊपर रह जाएंगे और जो आपका पानी होगा वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा और वो नीचे की तरफ जो है वो आपका चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए वाटर के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो इस फिल्टर के माध्यम से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी है, ये सभी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होते हैं। तो इन सभी फिल्टर का जो आपको नाम है वो आपको याद होना चाहिए, सिरेमिक फिल्टर, सीड्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि एस्बेस्टॉस पैड्स आर यूज्ड इन, ठीक है। तो देखिए एस्बेस्टॉस जो है ये एक तरह का यहाँ पे मटेरियल होता है और इसकी एक पैड बनी होती है और इसका इस्तेमाल कौन सा ऐसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है जिसमें कि किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है सिरेमिक फिल्टर, सीड्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर। तो देखिए जो एस्बेस्टॉस पैड होता है इसका हम यूज करते हैं सीड्स फिल्टर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जो एस्बेस्टॉस पैड से इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है सीड्स फिल्टर में, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर मेड फ्रॉम। तो देखिए जो हमारे सिंटर्ड ग्लास फिल्टर होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ग्लास लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे ग्लास से बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है ये आपका बोरोसिलिकेट से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर होते हैं ये बोरोसिलिकेट के जो है वो बने होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि इंसुलिन इज स्टेरिलाइज्ड बाय, ठीक है। तो देखिए कोई भी प्रिपरेशन हो गया जैसे कि आपका इंसुलिन प्रिपरेशन हो गया या फिर कोई भी यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया जैसे कि आपका ब्लड सीरम हो गया, ठीक है, इनका स्टेरलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन, सीड्स फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस जो कि थर्मोलेबाइल होते हैं, क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं थर्मोलेबाइल, ठीक है, थर्मोलेबाइल। तो थर्मोलेबाइल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर इनको ज़्यादा अगर आप यहाँ पे गर्म कर देंगे तो ये खराब हो जाएंगे, ये स्पॉइल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको हम थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे इंसुलिन है ये एक थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है। और आप मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि जो आपका इंसुलिन है इसमें कितने एमाइनो एसिड पाए जाते हैं और इनमें कितनी चेन होती है, ठीक है। जो हमारा इंसुलिन है इसमें कितने एमाइनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे इंसुलिन है इसको हम स्टरलाइज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर के माध्यम से, ठीक है। इसको हम स्टरलाइज करते हैं किसके माध्यम से, मेम्ब्रेन फिल्टर के माध्यम से। और जो आपका ये मेम्ब्रेन फिल्टर है ये किसका बना होता है, ये आपका बना होता है सेलुलोज नाइट्रेट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, सेलुलोज नाइट्रेट का जो है ये फिल्टर बना होता है या फिर ये सेलुलोज नाइट्रेट का ये कंपोज होता है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि द स्टरलाइजेशन ऑफ ब्लड सीरम इज डन थ्रू। तो देखिए जो भी यहाँ पे थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है जो उनका स्टरलाइजेशन है उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो हमारा यहाँ पे ब्लड सीरम है साथ में इंसुलिन वगैरह हो गया या फिर इस तरह के जो यहाँ पे थर्मोलेबाइल सब्सटेंस हैं उनका जो स्टरलाइजेशन है उसे हम करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर की मदद से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी इज डन फॉर, ठीक है। तो देखिए हम कोई भी प्रिपरेशन बनाते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे समझिए हमारे पास कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और हमने वहाँ पे कोई भी इंजेक्शन हमने बना दिया, ठीक है।
अब उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर नहीं है, ठीक है, उसको पहले चेक करना पड़ता है। उसके बाद ही उसको हम मार्केट में जो है उसको हम यहाँ पे उतार सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले उसकी स्टेरिलिटी की जो यहाँ पे टेस्टिंग है वो की जाती है कि क्या ये प्रोडक्ट पूरी तरह से स्टीराइल है या फिर नहीं है, क्या उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। तो देखिए कौन कौन से जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी इज डन फॉर, तो देखिए ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, फंजाई तो नहीं है, ईस्ट तो नहीं है। तो इन सभी की जो यहाँ पे चेकिंग है वो की जाती है जो भी हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि टेस्ट यूज्ड फॉर स्टेरिलिटी इज, तो स्टेरिलिटी को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिनका कि जो यूज है वो किया जाता है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, इनका जो यूज है वो किया जाता है। बोथ 1 and 2 का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये दोनों ऐसे मेथड हैं जिनका कि जो यूज है वो किया जाता है पता लगाने के लिए कि जो हमने प्रिपरेशन बनाया है वो स्टीराइल है या फिर नहीं है, यानी कि वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ और जब आप इस एग्जांपल को समझ लेंगे तो ये पूरा जो आपका यहाँ पे स्टेरिलिटी का टेस्टिंग है ये पूरा प्रोसेस आपको एक झटके में जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक सैंपल दिया, ठीक है, मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको एक सैंपल दिया और मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पे पता लगाइए कि जो मैंने आपको सैंपल दिया है क्या इसमें लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे लैक्टो एसिड बैसिलस यहाँ पे आपका बैक्टीरिया है, ये काम क्या करता है, ये काम करता है, ये आपका जो आपका यहाँ पे दूध है, ठीक है, मिल्क है, ये इसको दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये मिल्क को क्या करता है, ये मिल्क से दही बना देता है, ठीक है, कर्ड बना देता है। तो देखिए मैंने आपको सैंपल दिया कि आप इस सैंपल में पता लगाइए कि क्या इसमें लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आप इसका पता कैसे लगाएंगे, आप इसका पता लगाने के लिए जो मैंने आपको सैंपल दिया था, ठीक है, ये हमारा सैंपल है, आप इस सैंपल को मिल्क में ऐड कर देंगे, ठीक है। आप इस सैंपल को क्या करेंगे, आप इस सैंपल को मिल्क में ऐड कर देंगे और अगर ये मिल्क से अगर कर्ड यानी कि दही बन जाती है तो इसका मतलब इस सैंपल में क्या था, इस सैंपल में लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट था, मौजूद था, ठीक है। लेकिन आपने इस सैंपल को फिर से आपने दूसरा जो बैच है उसमें भी आपका मिल्क है यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, और आपने इस सैंपल में इस मिल्क को आपने इस सैंपल को यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन जो आपका ये मिल्क है इससे दही नहीं बनी, इससे जो कर्ड है वो नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सैंपल था उसमें इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे एलएबी बैक्टीरिया है, लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया है, वो प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना सिंपल सा प्रोसेस है कि जो हमारा यहाँ पे सैंपल है उसमें लैब बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर नहीं है, इसका हमने टेस्टिंग कितने आसानी से कर लिया, ठीक है। तो देखिए कुछ इसी तरह का जो प्रोसेस है वो यूज किया जाता है स्टेरिलिटी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला मेथड दिया गया वो दिया गया है कि इन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड है, द सैंपल इज इनक्यूबेटेड फॉर, ठीक है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड होता है इसमें क्या होता है कि इसमें हम यूज करते हैं इसमें हम यहाँ पे यूज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर का, ठीक है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसका, मेम्ब्रेन फिल्टर का, और जो इसका यहाँ पे साइज है वो होता है 0.45 माइक्रोन का, ठीक है। जो इसका यहाँ पे साइज कितना होता है 4.5 माइक्रोन का, 1 माइक्रोन जो है ये आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी सैंपल है, मैं यहाँ से हम यहाँ से ब्लू पेन ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो भी सैंपल है, ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे सैंपल है इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि इसमें ईस्ट बैक्टीरिया फंजाई वगैरह है या फिर नहीं है, इसका टेस्ट इसमें हम यहाँ पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस सैंपल को हम फिल्टर कर लेते हैं, किसके माध्यम से, मेम्ब्रेन फिल्टर के माध्यम से, और हमारे पास जो आता है उससे हम अपना यहाँ पे सैंपल बनाते हैं और टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए हम यहाँ पे सैंपल का हम यहाँ पे 2 बैच बना लेंगे, एक हमारा हो जाएगा 1 और एक हमारा हो जाएगा 2, ठीक है।
तो देखिए जो हमारे यहाँ पे बैच 1 है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे बैच 1 है ये हमारा हो जाएगा 100 ml का, और इसमें हमारा बेसिकली कुछ कल्चर मीडिया होता है, ठीक है। अब देखिए कि कल्चर मीडिया क्या होता है, इसमें बेसिकली यहाँ पे कुछ सुक्रोज, आपका सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, इस तरह के यहाँ पे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनमें कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो हैं वो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे खाना मिलता है, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे सैंपल को लेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया सैंपल हो गया, और इसको हम कम से कम 7 दिन के लिए जो है इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 100 ml का सैंपल लिया, उसके बाद हमने उसको रख दिया कहाँ पे, कल्चर मीडियम में, और 7 दिन के लिए हमने इसको छोड़ दिया। और जो यहाँ पे टेम्परेचर है उसे हम 25 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम इसको यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए इस टेम्परेचर में क्या होता है, इसी टेम्परेचर में फंजाई की ग्रोथ होती है, ठीक है। इसी जो आपका यहाँ पे 20 से 25 डिग्री का आपका यहाँ पे टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर रेंज में क्या होता है, फंजाई यानी कि जो यहाँ पे कवक होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक और बात का जो है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है, जो आप ये स्टेरिलिटी की टेस्टिंग कर रहे हैं ये आपका पूरी तरह से कहाँ पे होना चाहिए, असेप्टिक एरिया में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। और देखिए जो हमारा यहाँ पे सेकेंड सैंपल है, इसको हम एक लिक्विड होता है जिसका कि नाम है थायोग्लाइकोलेट, ठीक है, इसका नाम है थायोग्लाइकोलेट, इस जो आपका यहाँ पे लिक्विड इसका नाम है, इसके साथ हम 100 ml जो हमारे यहाँ पे सैंपल है उसको हम यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, और इसको हम 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो यहाँ पे टेम्परेचर है इसमें हम इसको कम से कम 7 दिन के लिए इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अगर 7 दिन के अंदर अगर इसमें कोई भी फंजाई की, बैक्टीरिया की, ईस्ट की अगर आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाती है तो समझिए कि जो आपका सैंपल है वो स्टीराइल नहीं है, और उस सैंपल को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे मार्केट में पास नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड है इसमें हमारे पास जो भी सैंपल होता है उसको हमें कम से कम 7 दिन तक जो है वो हमें टेस्ट करना होता है, नॉट लेस देन 7 डेज जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड द सैंपल इज इनक्यूबेटेड फॉर, ठीक है। तो देखिए एक हमारा यहाँ पे एक आपका हो गया फिल्ट्रेशन मेथड और एक आपका हो गया डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम यहाँ पे सैंपल लेते हैं, और एक हमारे पास वेजल होता है, ठीक है, ये आपका टेस्ट ट्यूब वगैरह कुछ भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रिटिव मीडिया होता है, यानी कि ऐसा एक यहाँ पे मीडियम होता है, उस मीडियम में फंजाई, बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह जो हैं उनकी ग्रोथ हो सकती है क्योंकि इस मीडियम में उन्हें यहाँ पे खाने पीने का जो सामान है वो उन्हें अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो इनकी यहाँ पे ग्रोथ है वो यहाँ पे हो जाती है। तो देखिए इसमें हम कम से कम 14 दिन का जो वेट है वो हम करते हैं। अगर इन 14 दिनों में अगर उसमें कोई भी फंजाई, बैक्टीरिया, ईस्ट का अगर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल गया तो वो हमारा सैंपल रिजेक्ट हो जाता है, और अगर उसमें कोई भी फंजाई, बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह का ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है तो हम उस सैंपल को पास कर देते हैं, यानी कि जो हमारा सैंपल है वो पूरी तरह से स्टेराइल है ये माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कम से कम हमें यहाँ पे 14 दिन का जो वेट है वो यहाँ पे करना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा फिल्ट्रेशन मेथड है उसमें हमें वेट करना होता है कम से कम 7 दिन का, और जो हमारा यहाँ पे और जो हमारे यहाँ पे इसमें दिया गया डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, इसमें हमें कम से कम 14 दिन का जो वेट है वो करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि द पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्टर है इसका पोर साइज कितना होता है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 100 से 150 माइक्रोन। हम यहाँ पे माइक्रोन लिख देते हैं, ये हमारा माइक्रोन में दिया गया है, ठीक है, ये हमारा माइक्रोन में दिया गया है। 100 से 150 माइक्रोन, 150 से 200 माइक्रोन, 200 से 250 और 250 से 300, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, जो इसका यहाँ पे पोर साइज होता है वो होता है 100 से लेके 150 माइक्रोन, ठीक है। और 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर का 0.0000001, ठीक है। ये इतना जो इसका है ये इसका यहाँ पे पोर साइज होता है। तो इससे देखिए जो इसका यहाँ पे पोर साइज है वो कितना यहाँ पे स्मॉल है, छोटा है, कि आप इसको अपने नेकेड आई से आप इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपने नेकेड आई से जो है वो आप इसको यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप का, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर है वो है 100 से 150 माइक्रोन।
अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि मेम्ब्रेन फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ। तो देखिए इसका आंसर जो है वो मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्टर है ये बना होता है सेलुलोज नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो जो हम रेडिएशन स्टरलाइजेशन करते हैं इसमें किसका जो यूज है वो किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं अल्फा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, तो देखिए जो हमारे यहाँ पे रेडिएशन मेथड है स्टरलाइजेशन का, इसमें हम यूज करते हैं क्या, इसमें हम यूज करते हैं गामा रेज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन हैं जो कि आपके सिलेबस में ही दिए गए हैं और इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि गिवन द फॉलोइंग आर फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे कुछ स्टरलाइजेशन का जो यहाँ पे मेथड है वो लिखा गया है और इसमें से कौन सा ऐसा मेथड्स है जो कि फिजिकल मेथड नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है एक्सेप्ट। तो देखिए मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन हो गया, ये तो हमारा है। साथ में हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन भी है, ये भी हमारा फिजिकल मेथड है। और यहाँ पे दिया गया रेडिएशन स्टरलाइजेशन, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा फिजिकल मेथड है। तो देखिए इसके प्रीवियस वाली जो यहाँ पे वीडियो थी उसमें मैंने आपको यहाँ पे स्टरलाइजेशन का क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, आप उसको एक बार फिर से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है जो कि है गैसियस स्टरलाइजेशन। यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है कि जो हमारा यहाँ पे क्या नाम है गैसियस स्टरलाइजेशन है, ये फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन नहीं है, ये हमारा केमिकल मेथड होता है। ठीक है, ये हमारा केमिकल मेथड होता है क्योंकि हम इसमें यूज करते हैं किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इसके पहले किया है। फॉर्मेल्डिहाइड हो गया और एथिलीन डाइऑक्साइड हो गया, एथिलीन ऑक्साइड हो गया, एथिलीन ऑक्साइड हो गया और एक और जो है वो यहाँ पे आपका एजेंट होता है बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ठीक है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी केमिकल हैं। ठीक है, तो इनका जो यूज है वो किया जाता है किसमें, गैसियस स्टरलाइजेशन में, इसीलिए ये एक केमिकल मेथड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्टरलाइजेशन बाई ऑटोक्लेविंग। तो जब हम ऑटोक्लेविंग में स्टरलाइजेशन को करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम यहाँ पे मोस्ट कर लेते हैं, MOIST। और देखिए यहाँ पे मोस्ट का मतलब क्या होता है, मोइस्ट का मतलब होता है नमी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नमी। तो देखिए जब हम मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का यूज करते हैं तो इसमें क्या बनती है, इसमें स्टीम बनती है। ठीक है, और स्टीम क्या होती है, स्टीम होती है नम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि विच स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के केस में कौन सा ऐसा स्टरलाइजेशन मेथड है जिसका कि जो यूज है वो किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है रेडिएशन। तो आपका इमरजेंसी के केस में क्या होता है, इमरजेंसी के केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं रेडिएशन स्टरलाइजेशन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच मेथड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइज मिल्क। ठीक है, तो देखिए हमारे घरों में जो भी मिल्क वगैरह आता है जो कि आता है पैकेट में, इनका प्रॉपर उस फैक्ट्री में स्टरलाइजेशन किया जाता है, उसके बाद ही इसको मार्केट में उतारा जाता है। ठीक है, तो देखिए जब हमें मिल्क का स्टरलाइजेशन करना होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं पास्चुराइजेशन मेथड को। इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि पास्चुराइजेशन जो है इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में। और इसमें क्या होता है कि जो भी देखिए जो भी हमारे पास मिल्क वगैरह होता है जो आता है फैक्ट्री में आता है, उसमें अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 97 to 99% जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पास्चुराइजेशन मेथड होता है। और देखिए इसमें जो हमारा मिल्क है, ठीक है, जो कि यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में आता है, इसको हम 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम यहाँ पे हीट करते हैं 30 मिनट के लिए। ठीक है, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम यहाँ पे हीट करते हैं 30 मिनट्स के लिए। इसका भी जो है अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिलहाल ये हमारे यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो ये आपका क्वेश्चन है ये आपका स्टरलाइजेशन चैप्टर में ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि विच मेथड इज यूज फॉर स्टरलाइज मिल्क। तो इसके लिए हम जो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पास्चुराइजेशन मेथड है इसका जो यूज है वो हम करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ यूवी लाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यहाँ पे यूवी लाइट है इसका भी जो यूज है वो किया जाता है स्टरलाइजेशन में।
तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ यूवी लाइट इज मैक्सिमम ऑन, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास यूवी लाइट है इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो कौन सा ऐसा वेवलेंथ है जिसपे कि मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन दिया गया 265, 295, 260 और 255, ठीक है। तो देखिए 265 नैनोमीटर पर, ठीक है। एनएम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो ये सभी क्वांटिटी आपको याद होगी। तो देखिए जो हमारा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है यूवी, ठीक है, यूवी लाइट का, ये 265 नैनोमीटर पे जो है ये मैक्सिमम होता है, 265 नैनोमीटर। तो देखिए आपने एक यहाँ पे फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, E = hc/λ। तो देखिए अगर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब E की जो यहाँ पे वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, तो वो इससे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रिलेट कर जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया है, और लगभग स्टेलाइजेशन से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं वो लगभग इस वीडियो में कवर हो गए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। और ऐसे स्टूडेंट जो कि फार्मेसी पॉइंट में बाद में ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप यहाँ पे पॉइंट 1 से लेके और अभी तक जो भी वीडियो अपलोड की गई है आप उनको सीरीज वाइज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो आज की वीडियो है उसमें इतना ही। जय हिंद।